चलो, हम मोशन चैप्टर देख रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मोशन, है ना, क्योंकि कुछ लोग आज फर्स्ट डे आए हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है क्लास में। ठीक है, तो मोशन हमने क्या पढ़ा था मोशन चैप्टर में? हमने स्टार्ट किया था मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन से, है ना, जो आप लोग क्लास 8 में भी मोशन एंड टाइम करके एक चैप्टर था आप लोग का, उसमें पढ़ते थे ना कि कोई बॉडी का पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे अभी आपने मुझे देखा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ देर बाद मैं यहाँ आ गया, तो मेरा टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो गया ना, तो हम कहेंगे द बॉडी इज इन मोशन। पर आप देख रहे हैं कि मैं यहीं खड़ा हूं और यहीं पे हूं, एक सेकंड के बाद भी यहीं हूं, उसके अगले सेकंड के बाद भी यहीं हूं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट। मतलब मोशन में जो बॉडी की पोजीशन है वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, WRT मतलब क्या होता है? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, शुड चेंज। जबकि यहां पे बॉडी की जो पोजीशन है ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट। और जब चेंज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मोशन। ठीक है, अब जब बॉडी मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगी, है ना, उस पाथ को हम कहते हैं आइदर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हमने दो टाइप के पढ़े हैं यहां पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है समझना। जैसे मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो और उसके लिए आपने ये पाथ लिया, पहले आप यहां गए पॉइंट सी, फिर आप वहां से पॉइंट डी गए, फिर आप वहां से पॉइंट बी आए, है ना। तो मान लीजिए आपने यहां पर 2 किलोमीटर चला, आप यहां पे 1 किलोमीटर चले, फिर यहां 2 किलोमीटर चले, समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे करके आप अपने पॉइंट बी तक पहुंच गए। तो ऐसे में आपका टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 2 + 1 + 2, यानी कि आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, समझ रहे हैं क्या? जबकि स्ट्रेट वाला जो पाथ है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। पर ठीक है, आपका मन था कि आप पहले सी पॉइंट पे गए, फिर आप डी पे गए, फिर डी से आप बी पे आए, तो आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या हुआ? 2 + 1 + 2 यानी कि 5 किलोमीटर। ठीक है, बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये तो डिस्टेंस हुआ, आपसे कोई पूछे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, यहां से आपने अपनी जर्नी चालू करी थी तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और यहां आपने अपनी जर्नी एंड करी है तो ये कहलाता है फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि आपका जो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जबकि आपने डिस्टेंस ऐसा कवर किया था। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा उससे हम डिस्टेंस कहेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? उन दोनों पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 किलोमीटर। एक और एग्जांपल देखना, मान लीजिए आप ए पॉइंट से निकले और बी पॉइंट पे आए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो यहां पे आपका डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं, पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? यहां आपने अपना पाथ चेंज ही नहीं किया, स्ट्रेट जाते गए। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बराबर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट। वही अगर आप ऐसे गए होते, ये पॉइंट ए है, ये आप यहां गए, आप फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां पे आप पॉइंट बी पे आए। अब आप देखिए, आपने हर बार डायरेक्शन चेंज किया। आप ए से यहां गए सी पॉइंट पे, फिर सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से एफ पे गए, फिर एफ से बी पे आए। मान लीजिए ये आपका 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर है। तो अब इस केस में ए से बी में आपका एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये है इनिशियल पॉइंट, ये आपका फाइनल पॉइंट, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो, इतना एक था और ये भी एक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 किलोमीटर। यहां से यहां तक का कितना है? जितना ये होगा उतना ही होगा, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। और वैसे ही ये भी कितना हो जाएगा आपका? इसके बराबर ये है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो कितना हो गया? 1 + 1 2 किलोमीटर। एम आई क्लियर? ठीक है। बट अगर आप ए पॉइंट से चलते सी में जाते, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से बी, और वापस से ए में आ जाते, समझे? एक पूरा राउंड मार के वापस ए में आ गए, तो अब डिस्टेंस कितना होगा? अब डिस्टेंस कितना होगा? 1, 2, अच्छा अपन ये वाला तो काउंट ही नहीं किए ना, है ना? ये वाला तो बच गया था ना। तो डिस्टेंस में एक और जोड़ देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले वाला 6 था। ठीक है, चलो अब वापस करते हैं। तो डिस्टेंस ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ए में वापस आ गया ना अपन, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया? 8 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इनिशियल पॉइंट भी ए था और आप कहां के रुके? वापस ए में ही, तो आपका फाइनल पॉइंट भी ए ही है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। ये समझने वाली बात है। मतलब आप अपनी जगह से खिसके ही नहीं, भले आप घूम रहे होंगे, पर अल्टीमेटली जब मैंने आपको वापस देखा तो आप तो उसी जगह पर थे जहां पे मैंने आपको पहले छोड़ा था। हो सकता है उस बीच में आप एक चक्कर लगा के आ गए होंगे, बट अभी भी आप वहीं खड़े हुए दिख रहे हो मुझे, मतलब आप अपनी जगह से खिसके ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट मतलब खिसकना, तो आप अपनी जगह से खिसके ही नहीं, आप वहीं खड़े हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और एक्चुअल पाथ कवर्ड जो था आपका, वो आपका क्या हो गया? डिस्टेंस। समझ गए क्या? तो ये होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यूनिट्स हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? हम किलोमीटर यूज किए, हम मीटर भी यूज कर सकते हैं, हम सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी यूनिट्स होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, एक हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसके बाद हम आए थे स्पीड वेलोसिटी पे। स्पीड आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। दोनों का यूनिट हमने सेम लिखा था, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर, और आप इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड दी तो आप उसको किलोमीटर पर आवर में कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर में दिए तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था, तो 36 की जगह 36 ही था, और यहां पर किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रख दिया था मैंने, और 1 आवर की जगह मैंने 3600 सेकेंड्स रख दिया था। एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। एक घंटे में मिनट 60 होते हैं, फिर हर मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600। ठीक है, तो यहां पर हम 2 0 को कैंसिल कर देंगे, 5/18, और 18 और ये कैंसिल होकर 2 आएगा। 2 × कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बेसिकली किसी भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको उस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ 5 आ रहा था ना ऊपर, और नीचे 18 आ रहा था, फिर 18 और 36 हमने कैंसिल कर दिया था, वरना पहले तो इतना ही आ रहा था ना। 36 इंटू ऊपर कैंसिल कर दिए थे, 0 0 कैंसिल कर दिए थे, और बचा क्या था? 5/18। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 36 से, तो आंसर मीटर पर सेकेंड में आ गया। यही इसका उल्टा करना होता तो किलोमीटर पर आवर में मुझे स्पीड चाहिए होती, बट स्पीड गिवन है मीटर पर सेकेंड में, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस तरीके से हम
किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो डिस्टेंस पढ़ा उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हमारी गाड़ियों में एक मीटर होता है जिसको हम कहते हैं ओडोमीटर, जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कि आपकी गाड़ी कितना पाथ कवर करी। लेट से आप घर से यहां तक आए तो वहां 1 किलोमीटर चल गया होगा, तो आपसे आपके घर से कोचिंग का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये हमारी गाड़ियों में इस टाइप का एक मीटर लगा रहता है ना, जहां पे यहाँ पे ऐसे नंबर होते हैं। जब आपने गाड़ी पहली बार खरीदी होगी तब वो 0000000 था, है ना। बट अब आप क्योंकि इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हो तो वो धीरे धीरे वो किलोमीटर बढ़ता जाएगा उसका, तो वो आपका ओडोमीटर होता है। और उसी के ऊपर एक ऐसा पॉइंटर करके जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमारा होता है स्पीडोमीटर। तो वो हमारा क्या मेजर कर रहा है, स्पीड मेजर कर रहा है। तो उसके लिए डिवाइस का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। ठीक है, आजकल तो खैर ये पॉइंटर वाले कम आ गए हैं, आजकल तो हमारे पूरे डिजिटल स्पीडोमीटर्स हो गए हैं कि आपकी स्पीड दिखेगी गाड़ी में। और वो गाड़ी की जो स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है, किलोमीटर पर आवर में। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स, है ना, उन सब की स्पीड किस में नापी जाती है, किलोमीटर पर आवर। कि उसने 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया। अगर ये मैंने 36 किलोमीटर पर आवर बोला, इसका मतलब क्या है कि 1 आवर में, 1 घंटे में गाड़ी ने 36 किलोमीटर कवर किया है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, 1 घंटे में गाड़ी 36 किलोमीटर चल गई है। ठीक है, चलिए इसी में हमने एक पॉइंट और देखा था, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या था, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, in equal intervals of time। अगर एक बॉडी हर इंटरवल में, जो जो कि फिक्स इंटरवल है, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। लेट्स से आपने बॉडी को देखा, अभी वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चली, आपने फिर देखा तो फिर वो 1 सेकंड में 1 किलोमीटर आगे चलेगी। आप हर 1 सेकंड के बाद बॉडी को देख रहे हो तो एक एक मीटर आगे जाती जा रही है। इसका मतलब वो इक्वल पाथ कवर कर रही है हर 1 सेकंड में। तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसा तभी होता है जब उस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। बस जीरो कैसे होगी यार, जीरो होगी तो गाड़ी चल ही नहीं रही है। कुछ भी बोलना है, सोच के तो बोलो क्या बोल रहे हैं। स्पीड जीरो मतलब गाड़ी रेस्ट पे है। कांस्टेंट और जीरो में फर्क होता है ना भाई। कांस्टेंट मतलब अगर गाड़ी की स्पीड अभी 30 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड वही चलती रहेगी, चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो कांस्टेंट है। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो आप ऐसे लिख दिए, तो एक इक्वेशन लिख दिया आपने, x+2 इज इक्वल टू 5 y। तो यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि 2 की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी। 2 तो 2 ही है ना, 2 कल 3 थोड़ी ना बन जाएगा। पर ये x और y क्या है, वेरिएबल है। x एंड y आर वेरिएबल्स। समझ रहे हैं क्या। तो वैसे ही मैंने जब बोला कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड जीरो नहीं है भाई। स्पीड एक वैल्यू है, पर वो वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। पर गाड़ी तो चल रही है ना। और आपने अगर जीरो बोल दिया इसका मतलब तो गाड़ी चल ही नहीं रही है। किसी गाड़ी की स्पीड जीरो मतलब वो चल नहीं रही है। मैं क्लियर। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हुआ। इसी का अपोजिट डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आपको बस इस इक्वल को अनइक्वल करना है। टाइम इंटरवल तो अभी भी फिक्स रहेगा कि आप हर सेकंड के बाद गाड़ी को देखने वाले हो। पर अभी आपने एक बार देखा तो 1 सेकंड में 1 मीटर चली, फिर आपने वापस 1 सेकंड के बाद देखा तो वो आधा मीटर ही चली, फिर आपने 1 सेकंड के बाद देखा तो वो 2 मीटर चल गई। तो ये तो अनइक्वल स्पीड से चल रही है ना गाड़ी। पहले गाड़ी की स्पीड मॉडरेट थी, फिर थोड़ी स्लो हुई, फिर थोड़ी फास्ट हो गई, तभी तो एक आधा और 2 मीटर हो गया। पहले गाड़ी मॉडरेट स्पीड में चल रही थी तो उसने 1 ही मीटर कवर किया। अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो गई तो उसने आधा ही मीटर कवर किया। अब गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ गई तो उसने 2 मीटर कवर किया। तो ये तो अनइक्वल डिस्टेंसेस हो गए ना। हर 1 सेकंड में जब आपने देखा गाड़ी को तो वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब स्पीड या वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। या अपन ये बोल लो कि इज चेंजिंग। क्या हो रही है, गाड़ी की स्पीड बार बार चेंज हो रही है। समझ रहे हैं क्या। और इसी चेंजिंग स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो ना, वो राइट हैंड वाले को क्या बोलते हैं हम,
एक्सेलरेटर, यहाँ एक्सेलरेटर होता है हमारे एक्टिवा में और यहाँ ब्रेक होता है। हम गाड़ी को ऐसा कर रहे हैं मतलब गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और अगर मैंने हाथ को ऐसा कर दिया इसका मतलब मैं गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा हूं। अल्टीमेटली आई एम चेंजिंग द स्पीड। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेट करना। या तो कम से ज्यादा करना या ज्यादा से कम करना, पर गाड़ी की स्पीड तो चेंज हो रही है। ऐसा कंटिन्यूअसली ऐसे ही रखियो आप, ना ऐसा कर रहे हो ना ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन। पर जहां आपने ऐसा किया आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिए, और आपने अगर ऐसा किया तो गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया आपने। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। आपने स्पीड या वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज किया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटी अपन पढ़े थे। यू को हमने बोला था इनिशियल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, और वी का मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी। और टी मतलब होता है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और स्मॉल ए का मीनिंग होता है, फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। इसका मीनिंग समझना, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी की स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी, आपने गाड़ी एक्सेलरेट करी, अब वो बढ़कर हो गई है 15 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा करने में गाड़ी को लगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड लगा आपको एक्सेलरेटर को घुमाने में, जिससे गाड़ी की स्पीड बढ़ के 10 से 15 हो गई। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट व्हीकल, तो a इज इक्वल्स टू, पहले इनिशियल, u मतलब क्या बोला मैंने, इनिशियल स्पीड, यानी कि सबसे पहले स्पीड क्या थी 10, तो ये हो गया आपका u। 2 सेकेंड तक आपने एक्सेलरेट किया, उसके कारण स्पीड बढ़ के कितनी हो गई 15, तो ये हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लगा आपको 2 सेकेंड। तो आप बस ये पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 अपॉन 2, दैट विल बी 5/2, यानी कि 2.5 यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आया ये यूनिट, ऊपर है वेलोसिटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे है टाइम जिसका यूनिट होता है सेकेंड। तो ये सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अभी नीचे कुछ नहीं, तो सेकेंड के ऊपर 1 है ना, पर ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड के ऊपर -1 हो जाएगा। ऊपर पहले से एक -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा -2। तो फाइनली आपका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये, ठीक है। तो आपके ये एक्सेलरेशन हुआ। ये तो ये तो किस कौन से समय की बात हुई, जब आपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया। मान लीजिए आपने गाड़ी की स्पीड को कम किया, अब 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही थी, अचानक से एक स्पीड ब्रेकर आया, तो आपने ब्रेक लगाया, एक्सेलेटर कम भी किया, तो कम करके आपकी स्पीड हो गई है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करने में अगेन आपको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। तो अब आपकी इनिशियल स्पीड क्या थी 15, तो अब यू 15 हो गया, और ब्रेक लगाने और एक्सेलेटर कम करने के बाद अब आपकी स्पीड कितनी हो गई है 5, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v। तो अब v माइनस यू बाई टी करूंगा, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे करोगे, देखो 5 माइनस 15 अपॉन 2, तो -10/2, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन हर बार पॉजिटिव हो, अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर आपने गाड़ी की स्पीड कम करी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। आ रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन ने एक और क्या नाम दिया था, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, या फिर एक और नाम डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डिसेलरेशन। एक्सेलरेट करना मतलब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना, और डिसेलरेट करना मतलब गाड़ी की स्पीड को कम करना। हाँ हाँ हाँ, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं अपन, मतलब स्पीड नेगेटिव थोड़ी ना हो रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि समय के साथ स्पीड कम होना, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब समय के साथ स्पीड का बढ़ना। आप समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब आप गाड़ी की स्पीड को टाइम के साथ बढ़ा रहे हो, और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब आप गाड़ी की स्पीड को टाइम के साथ कम कर रहे हो। टाइम तो हमेशा ही बढ़ता रहेगा, टाइम तो कभी कम नहीं हो सकता, तो टाइम को तो हमेशा बढ़ाना ही है। अब आपके ऊपर है कि आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो कि गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, टाइम तो अपना चलता रहेगा, है ना। नो वन कैन स्टॉप द टाइम, एंड ऑल्सो अपन पढ़ते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो टाइम तो नहीं रुकने वाला। अब आपके ऊपर है कि आप स्पीड से चल रहे हो या आप अपनी स्पीड को कम कर रहे हो। एक्सेलरेट, रिटार्ड, एक्सेलरेट, रिटार्ड, या डिसलरेट। ठीक है। और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, कब, जब आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। जब v और u बराबर है
तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन जो अपन अभी पीछे पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज ही नहीं हो रही है, तो v और u सेम होंगे, और v और u अगर सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। v और u सेम होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना, मतलब 15 थी, अभी भी 15 ही है, 2 सेकंड के बाद देखा तो स्पीड सेम है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। करेक्ट। तो यहां तक हमने देखा था और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफिकल representation of motion, graphical representation of motion। इसके पहले ग्राफ कभी देखे हैं, सुने हैं, बनाए हैं पेपर में ग्राफ? हाँ, अरे हाँ है ना, यूज को ग्राफ पेपर देखे हो कभी, उसको उसमें कुछ ड्रॉ किए हो ग्राफ पेपर में? कुछ इस टाइप का रहता है ग्राफ पेपर आपका, जहां पर ऐसे, अगर आपका ये ग्राफ पेपर है तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे सेल्स में डिवाइडेड रहता है, लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया, और ऐसे ही ये वर्टिकली डिवाइड रहता है, और हर एक सेल एक स्क्वायर होता है, और उसका साइड क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। ये एक आपका ग्राफ के सेल का साइज है, जिसमें वो जो सेल होता है ना, उसके अंदर फिर से 10 वर्टिकल और 10 हॉरिजॉन्टल डिवीजन होते हैं, जहां पे हर एक डिवीजन का मतलब क्या होता है, 1 mm। तभी तो 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर बनेगा ना, तो ये 10 mm ये पूरा रहेगा, 10 डिवीजन, तो हर एक डिवीजन 1 mm का, और ये भी आपका वैसा ही रहेगा, जस्ट लाइक योर स्केल। आपका जो स्केल होता है उसमें भी तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन होते हैं ना, तो वो क्या है आपका 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अभी तक जो हम मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालते आ रहे थे फॉर्मूले से, हम ग्राफिकली भी वो चीजें निकाल सकते हैं, और ग्राफिकली आप मोशन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। कैसे? हाँ, हम अलग अलग टाइप का ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे एक होता है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब समझना इसका मीनिंग क्या है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, पोजीशन मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, अभी कुछ कोई लिखेगा नहीं, यहां ध्यान दो, और गोदने के लिए नहीं है डेस्क। हाँ, पोजीशन टाइम यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बाय एक्सिस में लेबल करते हैं डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में लेबल करते हैं टाइम। अभी नहीं लिखना है, मैं अभी बोला हूं। हिंदी समझ में नहीं आती क्या आप लोगों को? यहां ध्यान देना है, और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, ठीक है। वाई एक्सिस में हम लिखते हैं डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में लिखते हैं हम टाइम। तो मैं आपको कौन सा ग्राफ बता रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाते हैं किसी बॉडी का? मान लीजिए मैं उस बॉटल का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, जो मुझसे अभी मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर है लगभग 2 मीटर की दूरी है मुझे में और बॉटल में। मैं यहाँ खड़े होकर बॉटल को देख रहा हूँ, 1 सेकंड के बाद देखा अभी भी 2 मीटर है, फिर वापस देखा अभी भी 2 मीटर है, फिर देखा अभी भी 2 मीटर है, 5 सेकंड तक देखता रहा। बॉटल और मेरे में बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अब इसी को मैं टेबल फॉर्म में पहले लिखता हूं, जो मैंने देखा है अभी। तो टेबल में मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक टाइम का और एक पोजीशन का, डिस्टेंस का, यानी कि आप उसको एक्स बोल लो, या हम सिंपली डिस्टेंस लिख देते हैं। तो हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब मैंने उसको देखा 1 सेकंड में, या चलो जब टाइम चालू करेंगे तो 0 सेकंड में, 0 सेकंड तो होता नहीं है कुछ, ये वो टाइम है जब मैंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। बॉटल तो बहुत देर से पड़ी है, पर मैं तो अभी देखना चालू किया ना उसको, तो ये मेरा टाइम है 0। तो 0 पे देखा तो वो मेरे से 2 मीटर की दूरी पर थी। 1 सेकंड के बाद फिर देखा मैंने पलट के, तो अभी भी वो 2 मीटर की दूरी पर थी। फिर वापस मैंने 1 सेकंड के बाद फिर देखा, तो अगेन वो अभी भी 2 मीटर की दूरी पर थी। ऐसे मैं 5 सेकंड तक
बॉटल को बार बार देखता रहा पर उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस्ट। हम क्या बोलते हैं? when the position of body do not change with respect to time, the body is said to be at rest। और सही है, बॉटल रेस्ट पे है। मूव हो रही है क्या बॉटल अपनी जगह से? नहीं हो रही है, तो बॉटल रेस्ट पे है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा समझना। मैंने वाई एक्सिस में क्या लिखा है? डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस में क्या लिखा है? टाइम। तो हम यहाँ पर दोनों का नाम तो लिखते ही हैं, साथ में इनका यूनिट भी लिखते हैं। यूनिट मतलब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करने वाले हैं? मीटर्स में। और ये टाइम किस में है? सेकेंड्स में। तो हम यहाँ पर दोनों का यूनिट भी लिखते हैं। पहला काम, सबसे पहला ही काम यही होता है कि आप लाइन खींच करके वाई एक्सिस में क्या है वो लिखो, एक्स एक्सिस में क्या है वो लिखो। सबसे पहला काम यही होता है हमारा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद अब आप डिस्टेंस को यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज, जैसे आपने बोला ना कि एक एक बॉक्स है, तो हर एक बॉक्स को एक वैल्यू हम देते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 मीटर चाहिए ना, तो आप, ये तो जीरो होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन। एक्स और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आके मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब यहाँ पे अपन एक एक सेंटीमीटर को एक एक मीटर देना चालू करते हैं। ये हो गया आपका 1 मीटर, ये हो गया आपका 2 मीटर, ये हो गया आपका 3 मीटर, ये हो गया 4 मीटर एंड सो ऑन। इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ टाइम में भी हम अपन टाइम को भी डिवाइड कर देते हैं। हर एक बॉक्स का मतलब क्या बोल देते हैं? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टेस्ट, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? है ना? यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? इसको, पॉइंट को मार्क करना है हमें। ये हमारा कहां पर है? एक्स एक्सिस में। और ये कहां पर है? वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में जीरो कहां है? ये रहा एक्स एक्सिस का जीरो, और यही वाई एक्सिस का भी जीरो होता है। तो जीरो पर एक्स, वाई का वैल्यू कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो यहां मैं बना दूंगा एक पॉइंट। कहां पे एक पॉइंट बनाऊंगा मैं? यहां पर। समझ रहे हैं क्या ये वाला पॉइंट? इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और वाई कोऑर्डिनेट है 2। ऐसे अपन पॉइंट का नाम भी लिख सकते हैं। पहले अपन एक्स लिखते हैं, एक्स का वैल्यू कितना था? 0। और वाई का वैल्यू कितना था? 2। तो 0,2, एक्स कॉमा वाई, ऐसा लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ रुको ना, मैं बता रहा हूँ ना, अपन आ रहे हैं उसमें। ये देखिए वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देखो, अगले 1 सेकेंड में भी 2 मीटर ही है, तो ये रहा 1 सेकेंड और ये रहा 2 मीटर। तो अगला पॉइंट कहां आएगा? यहां पर। पहले एक्स को देखा 1 सेकेंड, वाई को देखा 2 मीटर, पॉइंट यहां बन गया। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा पॉइंट का? 1,2। 1 एक्स का वैल्यू क्या है? 1, और वाई का वैल्यू 2 है, तो 1,2 होगा उस पॉइंट का एड्रेस, लोकेशन। कोऑर्डिनेट्स क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगला पॉइंट 2 पे भी 2 पे ही है, तो अगला पॉइंट यहां बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2। ये आपका 3,2, 4,2 एंड 5,2 है ना। अब इन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली? एक स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कैसी है? ये दोनों क्या, इन दोनों लाइन को क्या बोलते हैं अपन? पैरेलल। क्या है ये लाइन? एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो जब भी एक बॉडी रेस्ट में होती है, जब भी एक बॉडी किस में होती है? रेस्ट में होती है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा बनता है इस ग्राफ उसका? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आया क्या? एक बार अच्छे से इस ग्राफ को फिर से ऑब्जर्व करो, है ना। 2 मिनट लेकर के, टाइम लेकर के अच्छे से एक एक पॉइंट को देखो कि मैंने कैसे एक एक पॉइंट मार्क किया है, और फिर उस पॉइंट, सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया तो मुझे ग्राफ मिल गया उसका। ठीक है, एक बार देखो।
ये वाला ग्राफ है ना। तो ये कंक्लूजन क्या है इस ग्राफ का, कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, बट ये क्या तीनों लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? नहीं है ना। पर जो हमने बनाया है ग्राफ वो एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी ऐसा आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा तो समझ जाना कि हम किस बॉडी की बात कर रहे हैं, ऐसी बॉडी की जो रेस्ट पे है, जो रेस्ट पे है। समझ रहे हैं क्या? चलो हैंड डाल लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलो उसमें पहला फर्स्ट लिखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट ऐसा करके फर्स्ट लिख लेना, ये वाला रोमन नंबर वाला फर्स्ट। फर्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। पोजीशन टाइम ग्राफ का मीनिंग क्या होता है? व्हेन पोजीशन और डिस्टेंस, व्हेन पोजीशन ऐसे ऑब्लिक करके डिस्टेंस लिखना है ना, पोजीशन फिर ऐसे ऑब्लिक करके डिस्टेंस, व्हेन पोजीशन ऑब्लिक डिस्टेंस is along the y-axis, when position oblique distance is along the y-axis, is along the y-axis, and time is along the x-axis, and time is along the x-axis, when position और distance, definition लिख रहे हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ का। फर्स्ट साइन डालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन या डिस्टेंस दोनों बोल सकते हैं। और पहला डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं अपन, कि व्हेन पोजीशन इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। द ग्राफ इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। The graph is known as position time graph। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके अलग अलग केस लिखते हैं। सबसे पहले लिखो केस वन। केस वन, अलग अलग केस के लिए अलग अलग टाइप का ग्राफ बनेगा, हर बार स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बनेगा। तो स्ट्रेट केस वन लिखना, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो रेस्ट पे है,
तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, लिखो इसमें हाइफन डाल के, कंसिडर कंसिडर द कंसिडर द डेटा consider the data taken for a car, consider the data taken for a car by an observer, consider the data taken for a car by an observer, consider the data taken for a car by an observer in 4 seconds, in 4 seconds, given in the following table, given in the following table, given in the following table। देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये आपका मतलब मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पे आदमी खड़ा हुआ है, यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को, और कार उससे 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ रही है, और खड़ी है यानी कि रेस्ट पे है। अब उसको ऑब्जर्व करना चालू किया तो टेबल बनाना, एक कॉलम बनाएंगे पोजीशन का और एक कॉलम बनाएंगे टाइम का, जो मैंने पीछे बनाया है। नहीं वो खड़ा है ना, वो खड़ा होके देख रहा है कार को, जैसे मैं यहाँ पे खड़े होके बॉटल को देख रहा था ना, वैसे ही वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ हाँ, नहीं 3 मीटर दिया तो है, ये मीटर में है ना, ये 3 मीटर्स है। तो पोजीशन आपकी, और ये पोजीशन किस में लेने अपन, मीटर्स में, और टाइम किस में लेने वाले हैं, सेकेंड्स में। ठीक है, तो ऑब्जर्व करेंगे तो 0 पे उसकी पोजीशन 3 मीटर थी, 1 सेकेंड के बाद भी उसकी पोजीशन 3 मीटर थी, सेकेंड्स के बाद भी उसकी पोजीशन 3 मीटर थी, थर्ड सेकेंड के बाद भी उसकी पोजीशन 3 मीटर थी, और 4 सेकेंड तक ऑब्जर्व किया ना उसने, तो उसके बाद भी उसकी पोजीशन 3 मीटर थी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अभी तो ऐसे ही बना लो, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग ग्राफ पेपर एक दिन लेकर आना, तो हम प्रॉपर ग्राफ पेपर में भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप वाई एक्सिस में ले लेना पोजीशन, है ना, वाई एक्सिस में ले लेंगे पोजीशन, और ध्यान देंगे पोजीशन के साथ साथ उसका यूनिट भी मेंशन करेंगे। ठीक है, और एक्स एक्सिस में ले लेंगे टाइम, और उसका यूनिट क्या है, सेकेंड्स। क्योंकि आप यहां कुछ नहीं लिखोगे तो सामने वाला क्या समझेगा, सबको, है ना, वो किलोमीटर ले लिया, तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा ना कि हम डिस्टेंस को मीटर में रखे हैं। ठीक है चलिए यहां मार्क कर लेते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे फिर बार बार सेकेंड लिखने की या मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हैं क्या, देखिए पहले से ही आपने यहाँ पे मीटर लिख दिया है, तो अब अंडरस्टूड है कि ये सब 1 2 3 4 का यूनिट क्या है, मीटर, और ये सब 1 2 3 4 का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट मार्क करते हैं। पहला पॉइंट आपका 0,3 हो जाएगा, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, फिर 1,3 हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, ये 2,3 हो जाएगा तीसरा पॉइंट, 3,3 हो जाएगा चौथा पॉइंट, और 4,3 हो जाएगा आपका पांचवा पॉइंट। और पांचों पॉइंट को अपन कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो एज वी ज्वाइन द पॉइंट्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है, पॉइंट जरूर मार्क करना, ऐसे डॉट बना करके पॉइंट मार्क करना, सुन रहे हैं क्या। और इन पॉइंट्स के नाम कैसे लिखते हैं अपन, इसको बोलूंगा मैं 4,3, और इसको बोलूंगा मैं 0,3। बाकी ऐसे ही 1,3 2,3 3,3। हमेशा पहले अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट इज रिटन एंड देन वाई कोऑर्डिनेट इज रिटन। एक्स कोऑर्डिनेट आपको कहां से भी मिल जाएगा, आप उस पॉइंट के नीचे देखना हॉरिजॉन्टली, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, और यहां देखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी वाई की। हाँ क्या बोल रहे हैं, मतलब
जैसे याद कर लो, ठीक है। चलिए इसका कंक्लूजन लिखना, नीचे नीचे लिखो कंक्लूजन। इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, if we get a straight line, if we get a straight line parallel to x-axis, parallel to x-axis, if we get a straight line parallel to x-axis, या टाइम एक्सिस भी लिख सकते हो, एक्स में तो टाइम बनाया ना हमने, तो एक्स एक्सिस बोल लो या टाइम एक्सिस बोल लो, कॉमा, सॉरी, एक्सिस इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ, इन अ पोजीशन या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, comma, the body is at rest, then the body is at rest, then the body is at rest. रेस्ट को हम फिजिक्स में एक और वर्ड बोलते हैं विच इज नोन एज स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। स्टेशनरी दो टाइप की होते हैं ना, हमारी वो स्टेशनरी दुकान भी होती है जहां पे पेंसिल, स्केल, रबर, कॉपी वगैरह सब मिलती है, बट वो NERY होता है, सुन रहे हो? ये क्या है? NARY, दोनों में डिफरेंस है। ARY वाला रेस्ट को बोलते हैं स्टेशनरी, जैसे अभी आप लोग सब स्टेशनरी हो, मैं बीच में मूव कर रहा हूं बट यू ऑल आर स्टेशनरी, मतलब आपकी पोजीशन फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, यू ऑल पीपल आर एट रेस्ट। तो स्टेशनरी, हम फिजिक्स में स्टेशनरी वर्ड भी यूज करते हैं फॉर रेस्ट, ठीक है। और याद रखेंगे ARY वाला आपका रेस्ट वाला स्टेशनरी है, ERY वाला वो शॉप वाला स्टेशनरी है। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है ये? ठीक है, चलो केस टू, केस टू लिखिएगा, केस टू, केस टू लिखेंगे। when the body is in uniform motion, when the body is in uniform motion, when the body is in uniform motion, ठीक है। चलो इसका भी ऐसी एक टेबल बनाते हैं, लिखो नीचे एक लाइन, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, consider the following data observed for a moving car, consider the following data observed for a moving car। हाँ, पहले जो लाइन बोल रहा हूं उसको लिख तो लो। ऑब्जर्व द, क्या, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ मूविंग कार, ऑफ अ मूविंग कार, इन अ मूविंग कार नहीं, ऑफ अ मूविंग कार, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका, क्या लिखेंगे अपन? अगेन वही दो कॉलम बनाएंगे, पोजीशन का और विच इज इन मीटर, और टाइम का एक कॉलम रहेगा विच इज इन सेकेंड्स, ठीक है। अब ऑब्जर्व करते हैं अगेन, मान लीजिए कार मेरे पास में खड़ी थी, तो अभी 0 टाइम पे हमारा डिस्टेंस 0 है, ठीक है। अब एक एक सेकंड के बाद कार को देखना चालू किए, तो वो अगले एक सेकंड में 2 मीटर पे पहुंच गई, उसके अगले सेकंड में 4 मीटर पे पहुंच गई, फिर अगले सेकंड में 6 पे पहुंच गई, और अगले सेकंड पे 8 पे पहुंच गई। यानी कि द बॉडी इज कवरिंग, द कार इज कवरिंग क्या? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखना, हर एक सेकंड में गाड़ी ने 2 मीटर कवर किया है, हर एक सेकंड में गाड़ी ने 2 मीटर, इसी को तो यूनिफॉर्म मोशन बोले थे अपन, कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है? अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जैसे अपन ने यहां बनाया है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगेन एक आग होगी आपकी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। अगेन एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे हम यहां पर? टाइम विच इज इन सेकेंड्स, और यहां क्या लिखेंगे? पोजीशन विच इज इन मीटर्स, करेक्ट। नाउ मार्क कर देते हैं पॉइंट, ये आपका 0 है, यहां आपको कहां तक जाना है? 8 तक, कम से कम 8 तक तो बनाना ही है, तो अपन 2 का ही ले लेते हैं, 0 2 4 6 8, यानी कि हर एक सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर है ग्राफ में, ठीक है। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो लंबा ऊपर तक जाएगा, 8 तक चलेगा। और यहां पर 1 1 का ले लेते हैं, तो 1 2 3
नाम ये नंबर्स लिख देना यहाँ पे 2 4 6 8 या 1 2 3 4। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 7 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ग्राफ लंबा बन जाएगा बस। चलो आगे बढ़े, चलो प्लॉट करते हैं पॉइंट को। पहला पॉइंट कहां पर है आपका 0,0, मतलब पहला पॉइंट आपका ओरिजिन पे हो गया, ठीक है 0,0। अगला पॉइंट कहां है 1,2, ये रहा 1 ये रहा 2, तो ये आपका अगला पॉइंट। फिर 2,4, ये रहा 2 ये रहा 4। फिर 3,6, 3 और ये 6 एंड 4,8, ये रहा 4 ये रहा 8 ये रहा 4। अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिल रही है, अभी भी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, बट ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। वो स्ट्रेट लाइन कैसी है, एक एंगल बना रही है आपके एक्स एक्सिस से। ये रहे पॉइंट सारे, है ना। ये लाइन क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है आपके किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो इट इज नॉट पैरेलल, समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है, ये भी स्ट्रेट लाइन थी ये भी स्ट्रेट लाइन थी, बस दोनों में डिफरेंस है ना। ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पर ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये इसका कंक्लूजन हो जाएगा। चलिए लिखिए कंक्लूजन लास्ट, क्या ऊपर से भी नीचे, हाँ हो सकता है पर उस कैसा, ऐसा नहीं, डिस्टेंस समय के साथ तो बढ़ेगा ना, मतलब डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, पाथ कवर्ड होता है। वो आप स्पीड में बना सकते हो, हमारा डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, आपका ओडोमीटर कभी कम नहीं होता ना। हाँ वो 12 पे चला जाएगा फिर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस हमेशा ऐड होता रहेगा ना, कि आप आज घर जैसे यहाँ घर से यहाँ है तो 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी का रीडिंग दिखाया, तो घर से यहाँ से वापस घर जाओगे तो क्या 0 हो जाएगा क्या, वो तो 2 किलोमीटर हो जाएगा ना, मतलब वो तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा हर बार, ठीक है। हाँ चलो इसका कंक्लूजन लिखिए, जैसे आपने यहां लिखा ना वैसे इसका कंक्लूजन लिखिए। लिखिए इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, if we get a straight line, if we get a straight line, कैसी है स्ट्रेट लाइन, यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, आप क्या लिखोगे इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस in a position time graph, in a position time graph, then the body is moving, then the body is moving with constant speed, is moving with constant speed, और इसी कांस्टेंट स्पीड को तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, लिख सकते हो हाँ, पर दोनों मीनिंग समझ में आना चाहिए। ऐसा ये दोनों इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। तो ये दोनों केस समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, एक और केस है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, वो केस नंबर 3 होगा, पर इन दोनों केस को अच्छे से रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। हाँ वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, या तो रेस्ट पे होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो एक ग्राफ अपन और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एम आई क्लियर, है ना। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे दोनों केस को, फिर तीसरा केस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।